हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 यानी प्रवक्ता जो पीजीटी, यूपी पीजीटी के सभी प्रश्न पत्रों को 2000 से लेके 2022 तक के हम सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे इसमें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित स्पेशली ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही टीजीटी के लिए तो होगा ही। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ वीडियो को शांत करके देखिए और साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है अमेरिकी संविधान। ठीक है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स यानी सन 1791 ईस्वी में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। और संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है और नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान और भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है विश्व के प्रमुख संविधान यानी पुखराज जैन की बुक से लिया गया है। तो साथ ही मैं बुक भी बताऊंगा आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन कौन सी बुक इसमें पढ़नी है। पुखराज जैन मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने स्वीकार किया है। तो चीन ने भाई क्या स्वीकार किया है? तो भाई एक दलीय पद्धति है चीन में। तो तीसरा इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर आपका है बिल्कुल सी राइट आंसर है, यानी एक दलीय पद्धति। आप देख सकते हैं चीन में एक दलीय पद्धति है, वहां पर संविधान द्वारा केवल साम्यवादी दल को मान्यता प्रदान की गई है। और भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है। तो ये क्वेश्चन है आपका तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से सीवी गैना की बुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सीवी गैना। आप बुकों को ध्यान में रखिए, जो बुक मैं बताऊंगा आप इनको ले सकते हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट बुक रहेंगी आपकी। ठीक है, सीवी गैना की बुक जो है तुलनात्मक राजनीति के लिए बेस्ट है। अगला है हमारा, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? तो उपलब्ध समय के अनुसार जो काम का विस्तार होता जाता है, यह मानना है आपका नॉर्थकोट पार्किंसंस का। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थकोट पार्किंसंस ने कहा है कि उपलब्ध समय के अनुसार जो काम का क्या होता है, विस्तार होते जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नौकरशाही की जो शुरुआत होती है लूट प्रथा के रूप में जो होती है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी अमेरिका में। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है पूछा गया है। तो भाई पता है आपको, कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन, शासक तथा शासित के बीच संबंध किस प्रकार रहेंगे, और सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच जो संबंध हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होगी, ये सभी कार्यों का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी एफ स्ट्रोंग ने लिखा है। ठीक है, सी एफ स्ट्रोंग ने लिखा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों या फिर नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है उसी को जो है मानते हैं। तो ये बुक आपको तुलनात्मक राजनीति से है, पीडी शर्मा। ठीक है, पीडी शर्मा भी ठीक है, पर आप जो है सीवी के ना ठीक रहेगी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है। तो नौकरशाही की जो नियुक्ति का आधार है वो है स्थायी आधार। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट बेस के आधार पर नौकरशाही की नियुक्ति का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पोस्ट कार्व की अवधारणा दी गई है। तो पोस्ट कार्व जो है उसकी अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पब्लिक एड से संबंधित है ये। आप देख सकते हैं लूथर गुलिक ने प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख जो है पोस्ट कार्व, ठीक है, शब्द के रूप में किया है, और जिसका अभिप्राय होता है, यानी ये भी पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है। ठीक है, पीजीटी में भी खासकर दो तीन बार पूछा गया है।
तो पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग, को सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, और ओ का मतलब है, सॉरी, सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, एक साथ है, ठीक है, और आर का मतलब है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब है बजटिंग। आप इसे नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, पोस्ट कर्व शब्द में डी का संबंध किससे है, तो आपको डी का डायरेक्टिंग है यहाँ पे, तो इसी प्रकार के 2-3 ऑप्शन दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्टिंग दे देगा, ठीक है, डायरोक्टिंग दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, भारत में एफएलबी समिति की स्थापना हुई थी किसके लिए? भाई एफएलबी समिति इंपॉर्टेंट है, तो वो हुई थी भारतीय प्रशासन के लिए, ठीक है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सितंबर 1952 में सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए पॉल एफएलबी की नियुक्ति की थी, और 15 जनवरी 1953 को एफएलबी ने 3000 शब्दों का भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन जो है सरकार को प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन जो है बी एल फाड़िया मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आपको अलग अलग बुक नहीं पढ़नी है तो लोक प्रशासन के लिए, सॉरी, पूरी राजनीति विज्ञान में सभी को इंक्लूड किया गया है बी एल फाड़िया के द्वारा, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं, सभी कुछ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। चाहे पाश्चात्य चिंतकों की बात करें, चाहे भारतीय चिंतकों की बात करें, तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करें, पब्लिक एक्ट की बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो यहाँ में सभी कुछ ऐड है। तो एक साथ इसे भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो प्लीज़ उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कम से कम इस वीडियो में मुझे 1000 व्यूज़ आप दिलाइए, और ताकि मैं इसी प्रकार की जो है आपको ये पूरी सीरीज करा सकूं। लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, 2022 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हैं, पूरे क्वेश्चन करा सकूँ अधिक से अधिक। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो में जो है 1000 1 के, सो ठीक है, 1 के व्यूज़ कंप्लीट करें आप लोग, तो ताकि इसी प्रकार की अधिक से अधिक और अच्छी वीडियो आपके लिए आए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत जैसे जो विकासशील समाज में लोक प्रशासन की जो प्रत्यक्ष भूमिका है वो निम्नलिखित में से कौन सी है, पूछा गया है। तो भाई आपको पता है, विधि और व्यवस्था, कानून और सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम सेक्रेटरी जनरल था वो था आपका ट्रेगवेली। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे के ट्रिगवेली प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए, और नवंबर 1950 को उनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और 10 नवंबर 1952 को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बी एल फाड़िया की बुक से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है हमारा, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो भाई आपको पता है वो 42वां संविधान संशोधन, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया, और स्रोत है आपका किससे? दिनेश प्रताप सिंह की बुक से, राजनीति विज्ञान की, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई? तो लोकसभा के प्रति। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, और यह उत्तरदायित्व निम्न सदन के प्रति होता है। भारत में संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और उसका उल्लेख आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में किया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्लॉज 3 में है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डी डी बसु की बुक है, तो यूपीएससी के लिए खासकर बहुत अच्छी बुक बताई गई है डी डी बसु की, भारत का संविधान एक परिचय। और तो आप पढ़ना चाहेंगे तो डी डी बसु को पढ़ सकते हैं, लेकिन डी डी बसु आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, ये इंग्लिश में है, ठीक है। इसका वर्जन हिंदी वर्जन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही डी डी बसु आप रीड कर सकते हैं। अच्छा है, काफ़ी जो है डीप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? भाई भारतीय संघवाद को, ठीक है, संघवाद के उदाहरण को
सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है, तो किस नाम से पूछा गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संघवाद, ठीक है, क्लासिकल फेडरलिज्म के तौर पर। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? भाई आपको पता है राजनीतिक व्यवस्था जो है हमारी किस बेस पर चलती है, तो कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जैसे जाति हो गई, जाति मेन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। आज की पॉलिटिक्स आप देखते हैं आप लोग, क्षेत्र और धर्म है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिकोण भाई किसी भी पार्टी का नहीं रहता, ठीक है, और सभी जाति धर्म और क्षेत्र के बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो है बहुत पहले की बात थी, आज के टाइम पे राष्ट्रीय दृष्टिकोण किसी भी पार्टी का ध्येय नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में, ठीक है, किस किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र? तो संतुलन चक्र आपका हो जाएगा भाई जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है, जब कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका यानी और विधायिका, इन दोनों में जो है कोई भी कुछ भी होता है तो भाई सॉल्यूशन कौन करता है? न्यायपालिका करती है। बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? संतुलन का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघीय व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है, और संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को होता है, और न्यायपालिका उन कानून को अवैध घोषित कर देती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं। यानी कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, विधायिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? उसका ऑडिट करती है। भाई ये सही है कि रॉन्ग है? इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का संतुलन यानी बैलेंस पावर, ठीक है, संतुलन चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बुक भी है लेकिन यहाँ पे ये बुक कुछ खास नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दबाव समूह का स्वभाव होता है। भाई प्रेशर ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दबाव समूह का जो स्वभाव होता है वो होता है अदृश्य सरकार के रूप में। अर्थात वो क्या करते हैं? वो सरकार की अपेक्षा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने सिद्ध कार्यों को सिद्ध करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को, ठीक है, गवर्नमेंट में लाने के लिए, अपने हितों को आगे करने के लिए ये काम करते हैं। गवर्नमेंट की जो सरकार की लालसा इनकी नहीं होती है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एस ई फाइनर ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। एस ई फाइनर ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा है क्योंकि यह स्वयं चुनाव नहीं लड़ते बल्कि राजनीतिक दलों को चुनाव में सहायता करके अपने हितों को साधते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्र और राज्यों की जो प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहा है, कितना डीप पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। केंद्र राज्य आपको पता है, ठीक है, कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ले सरकारिया कमेटी। और उसमें भी पूछा कि प्रशासनिक संबंधों का जो है कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो इसमें केंद्र राज्यों के संबंधों का प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है, राजनीतिक संबंध है, ठीक है। यहाँ पर प्रशासनिक संबंध पूछा गया है। तो प्रशासनिक संबंधों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया था 256 से 263। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच, यानी संविधान के भाग सेकेंड के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो मिलान के लिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। पहला है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस का जो संबंध है वो है आपका दूसरा मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से हो जाएगा, ए का दूसरा। शमशेर सिंह केस का संबंध आपका हो जाएगा, शमशेर सिंह जो केस है वो है ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित, यानी दूसरे का डी। शमशेर सिंह केस का संबंध राष्ट्रपति के अधिकारों से हो जाएगा। मिनरवा मिल्स केस आपको पता है, मिनरवा मिल्स केस का संबंध हो जाएगा आपका सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51, 36 टू 51 में किया गया है। और अंतिम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है केशवानंद भारती केस, जिसमें सबसे हाईएस्ट जज बैठे थे, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा केस है भाई, इसमें 13 जजों की सिटिंग जज बैठे थे, तो उससे अधिक आज तक कोई भी नहीं है। तो केशवानंद भारती केस का संबंध आधारभूत संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का जो अर्थ है वह है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की जो अवधि होती है उसे संसद में शून्यकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और शून्यकाल किसकी देन है भाई? भारत की देन है।
आप देख सकते हैं संसद में शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के 1 घंटे बाद 1 घंटे का होता है। प्रश्नकाल के बाद तुरंत जो है शून्यकाल शुरू होता है, 1 घंटे का होता है और यह प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के बीच का समय है जिसमें मंत्रियों से बिना सूचना दिए सामाजिक विषयों पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? पूर्व कोई सूचना नहीं दी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का संरक्षक कौन है? तो भाई संविधान का संरक्षक कौन है? आपको पता है जुडिशरी यानी कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत संविधान के संरक्षक की भूमिका अदा करता है, जिसके अंतर्गत वह 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है पांचों बुक, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षकरण यानी हैवियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश मैंडामस, तीसरा है प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध क्या वो सर्टियोरिटी, सॉरी प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रतिषेध क्या हो जाए प्रोहिबिशन और प्रेषण हो जाए सर्टियोरिटी और अंत में है आपका अधिकार प्रच्छा को वारंटो सम्मिलित हैं। आगे क्लास में नहीं तो पांचों रेट आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको करा दूंगा। तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? तो भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतर होता है वो होता है 6 माह का। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा और वो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच का जो अंतर होता है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला हमारा, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और कितने किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, 7 थे, आपको पता है एक हट चुका है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल अभी जो है 300 को 300 ए विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के तौर पर है, तो इसलिए वर्तमान में 6 ही हैं। अगला हमारा, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बेल्जियम और हॉलैंड जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर नियमित हुई थी? तो विधायिका भाई किस देश के नमूने पर नियमित है? वो है आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के बेस पे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन की तरह जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, और तो यहाँ की जो विधायिका के सदस्य होते हैं कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व को अपनाया जाता है। अगला है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिसे वह संबोधित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन जो लेटर होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा अपना त्यागपत्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जब एक देश गणतंत्र कहा जाता है जब वहां, भाई एक देश गणतंत्र का तब कब कहा जाएगा? जब वहां क्या होगा? जब वहां निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी चुनाव के माध्यम से। ठीक है, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, उसे गणतंत्र कहेंगे। जैसे इंडिया अपना रिपब्लिक है, क्यों है भाई? वंशानु जो मुख्य शासक है हमारा प्रधानमंत्री क्या होता है? चुना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति क्या है? चुना जाता है, इसलिए। यानी किसी देश को गणतंत्र तब कहा जाता है जब वहां का राज्याध्यक्ष, ठीक है, राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति हमारे देश का, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। और हमारे देश का राष्ट्रपति कैसे किस मेथड से होता है भाई? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है या प्रत्यक्ष? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है और तो यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ये देख सकते हैं आप लोग, विश्व के प्रमुख संविधान पुखराज जैन की बुक से लिया गया है। पुखराज जैन भाई बहुत अच्छी बुक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और साथ ही पुखराज जैन के साथ साथ ही ओपी गाबा। ठीक है, ओपी गाबा भी बहुत बेस्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस के लिए, नेट जीआरएफ के लिए। तो वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो वैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो कानून की शक्ति, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है किसका भाग है? वो है आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत का।
तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित हैं। हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो हो गए, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित हैं, जिन्होंने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। और लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सम्मिलित किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, लॉक ने किस किस स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की है, तो किसकी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का सभापति कौन था। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन जो है 19 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति के 4 अन्य सदस्य थे, ठीक है, इस समिति के 4 नहीं भाई 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी आयंगर और बी आर अम्बेडकर को लगा के 7 थे। एन गोपालास्वामी आयंगर हो गए, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हो गए, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मिल्लर और डी पी खेतान। और बाद में बी एल मिल्लर के स्थान पर कौन होते हैं, एन माधवराव आते हैं। और डी पी खेतान की मृत्यु होने पर टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया जाता है। अगला है, भारतीय संसद निर्मित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय संसद भाई 3 चीजों से मिलकर बनती है, वो कौन कौन से हैं। पहला हो गया राष्ट्रपति, देश का प्रमुख व्यक्ति। दूसरा हो गया अपर हाउस यानी राज्यसभा। तीसरा हो गया लोअर हाउस यानी निम्न सदन यानी लोकसभा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए। तो वो है आपके 30 डेज, 30 दिन के बाद, ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं भाई, 30 डेज होगा यहाँ पे, ठीक है, उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देना चाहिए 30 डेज के अंदर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है और हाल ही में पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कितने न्यायाधीश होते हैं भाई, न्यायाधीशों की संख्या वहाँ पर वर्तमान में 15 है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थायी जो न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की जो संख्या है 15 रखी गई है। ये न्यायाधीश अपने में से एक सभापति तथा एक उपसभापति 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है भाई, ठीक है, न्यायाधीश अपने में से एक सभापति और उपसभापति जो चुनते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। अब बी एल फड़िया से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अगला है हमारा, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित हैं। तो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, आर्टिकल 51 क के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान के जो है भाग 4 अ में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया है। अगला हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसे बी आर अम्बेडकर ने उसे हृदय और आत्मा कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने कहा था, अम्बेडकर ने, इसी अधिकार को, आर्टिकल 32 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा सम्मिलित होती है। अगला हमारा, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता का संबंध है आपका जनहित विवाद से भाई, ठीक है, जनहित याचिका, जिसे एन भगवती जी लेके आए थे 1985 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है। तो राजनीतिक दल भाई कौन सा तत्व नहीं है, संगठन भाई है, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति, राष्ट्रीय हित। भाई राजनीतिक दल जो होते हैं, ठीक है, संगठन का काम करते हैं, राष्ट्रीय हित उनका होता है, संवैधानिक पद्धति होती है, लेकिन मौलिक सिद्धांतों से असहमति उनकी नहीं होती है। दूसरा इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा, यानी आंसर राइट हो जाएगा, वैसे रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किससे संबोधित कर दे सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो पता है आपको, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट किससे अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा प्रधानमंत्री भारत का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं।
अगला है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहा गया था चीन के बारे में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चीन के बारे में कहा गया था। तो यूएसए के परिप्रेक्ष्य में, यूएसए के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो भाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आपको वहाँ पर पता है। ठीक है, हर स्टेट से 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा 2। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी जो उच्च सदन है, सीनेट है, ठीक है, बहुत पावरफुल है। में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। यानी हर स्टेट से 2-2 प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सिमिलरिटी बनी हुई है यहाँ पे। पुखराज जैन की बुक से लिया गया है। अगला है हमारा, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क जो है बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो तटस्थता की बात जो की करते हैं, राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों में अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। तो ये कहा गया था लॉरेंस के द्वारा। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।